हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4th से हिंदी व्याकरण एवं रचना से लेसन 3 शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 3 हमारा शब्द और वाक्य है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको लेसन 2 तक का कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम लेसन 3 में शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे कि शब्द और वाक्य कहते किसको हैं। पिछले लेसन में हमने वर्ण जाना और आज हम उसी से संबंधित शब्द और वाक्य को समझेंगे। जैसा कि अब पिछले लेसन में हमने जाना कि स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। दोनों को मिला करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितने हो जा रहा है पूरा 44 यानी 44। हमारा कुल वर्णमाला कितना हो गया 44। इन्हीं वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे कि अलग अलग वर्ण यानी अक्षरों को जब हम मेल करेंगे तो उससे हमारा शब्द का निर्माण होता है। चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें पहला चित्र दिया है पत्र, दूसरा हल, तीसरा नल और चौथा मटर। अब पत्र में हमारा 2 वर्णों का मेल हुआ है प और त्र का। इसी प्रकार से हल में भी 2 वर्णों का मेल हुआ है ह और ल। तीसरा शब्द हमारा नल का है, इसमें भी 2 वर्णों का मेल हुआ है न और ल। लेकिन मटर में 3 वर्णों का मेल हुआ है म, ट और र। तो इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है तो उससे जो उन मेल से जो बनेगा वो शब्द कहलाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब जब हमने जान लिया कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है तो अब आइए इसके भेद के बारे में हम जानते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम वर्णों का मेल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ण एक दूसरे से हम जोड़ देंगे तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। वर्णों के मेल करने पर अगर उनका कुछ अर्थ निकलता है तब तो वो सार्थक कहलाते हैं। यानी वर्णों का मेल हो तो उनका कोई अर्थ हो, उनका कोई अर्थ निकले। अगर अर्थ निकलता है तो वही सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कि क, म और ल, हमने 3 वर्णों का जब मेल किया तो हमारा शब्द बनता है कमल। कमल हमने कहा तो आपके भी दिमाग में कमल शब्द से आपने क्या जाना? कमल एक फूल का नाम है जो तालाब के बीच में खिलता है। कमल लाल रंग का भी होता है, सफ़ेद में भी होता है, अब तो कई रंगों में भी मिलते हैं। तो कमल शब्द से हमने जाना कि कमल एक पुष्प का नाम है। तो इस कमल शब्द का अर्थ निकला ये पुष्प है। इसी प्रकार से की, ता और ब हमने 3 वर्णों का मेल किया तो हमारा शब्द बना किताब। जब हमने किताब कहा तो उसमें कई तरह की किताबें आ गईं। आपके विषय से संबंधित किताबें आ गईं और भी कई तरह की किताबें होती हैं। कहानियों की किताबें होती हैं, उपन्यास होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं। ये सब किताबें ही हैं जिनमें ज्ञान भरा होता है। तो किताब से हमने जाना, हमारे दिमाग में क्या आया? हमारे पास तो बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग विषयों की किताबें हैं। इसी प्रकार से सड़क में 3 वर्णों का मेल हुआ स, ड़ और क। जब हमने मिलाया इन तीनों को बन गया सड़क। सड़क से हमने क्या जाना? जो घर के सामने से या चौराहे से इस तरह से जो आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उनको ही हम सड़क कहते हैं, जिस पे हम भी चलते हैं, गाड़ी मोटर भी चलते हैं। तो जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण का जो अर्थ निकलेगा
वही सार्थक शब्द कहलाता है। अब आता है दूसरा प्रकार, निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया सार्थक शब्द में कि जिन शब्दों की उच्चारण से अर्थ निकले वो सार्थक हैं, लेकिन जिन शब्दों की उच्चारण से उनका कोई अर्थ न निकलता हो तो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने क, म और ल को मिलाया तो हमारा शब्द बना कमल। इसी प्रकार से अब म, ल और क को मिलाया है तो तीनों वही वर्ण जो हमने कमल में मिलाया, लेकिन इसको हमने उलटफेर कर दिया, म, ल और क का मेल किया, मलक। अब मलक का तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। मलक जो शब्द है, हमने कमल में जिन वर्णों का मेल किया, मलक में भी उन्हीं वर्णों का मेल किया, लेकिन कमल के विपरीत हमने वर्णों का मेल किया है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस प्रकार से जब किसी भी शब्द का अर्थ न निकले तो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। अब इसके बाद बारी आती है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? हमें अब ये जानना है कि वाक्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है और चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़की है जो खाना खा रही है। अब इसको हम समझेंगे पहले किताब के अनुसार, बुक के अनुसार जो उसमें दिया गया है कि उपयुक्त वाक्य में 5 शब्दों चारू खाना खा रही है में 5 शब्दों का मेल करके बनाया गया है से एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। यानी 5 शब्दों का जब हमारा मेल हो रहा है तो उससे एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो रहा है। जैसे चारू खाना खा रही है में 5 शब्दों का मेल हुआ है, तो चारू खाना खा रही है जब हम कह रहे हैं तो उससे आप क्या जानते हैं? अगर आपने चित्र नहीं भी देखा और हमने इन 5 शब्दों का मेल करके आपको कहा कि चारू खाना खा रही है, तो आप ये क्या समझेंगे कि चारू एक लड़की का नाम है जो खाना खा रही है। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये एक लड़की का नाम है और ये खाना खा रही है। तो इस 5 जो शब्दों का मेल हुआ उसका अर्थ निकला। तो यही अर्थ जब हमारा सार्थक होगा, यानी शुद्ध रूप से जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य का निर्माण करेंगे। यदि इन शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, जैसे कि अभी हमने आपको 5 शब्दों का जो मेल किया वो हमारा सार्थक हो गया, यानी उसका जब हमने सही रूप से प्रयोग किया तो हमारा शुद्ध वाक्य का निर्माण होता है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम क्रम बदल करके प्रयोग में लाते हैं, जैसे चारू रही है खाना खा, तो यह एक अशुद्ध वाक्य होगा क्योंकि इसका कोई उपयुक्त अर्थ नहीं निकलता है। इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि जब शब्दों का सही रूप से मेल होता है तो वह शुद्ध वाक्य का निर्माण करते हैं, यानी शब्दों का क्रम हमारा सही होना चाहिए। अगर हमारा शब्दों का क्रम सही नहीं है तो वह शुद्ध वाक्य का निर्माण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यानी जो शब्दों का मेल होगा अगर वह सही नहीं है तो वह वाक्य हमारा सही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सार्थक शब्दों का, यानी शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं वो सही रूप से करते हैं, वो हमारा सार्थक शब्द का मेल कहलाएगा। और जब हमारा सार्थक शब्दों का मेल होता है तो एक शुद्ध वाक्य का निर्माण होता है। अब बारी आती है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। भेद तो सबके हो जाएंगे, जैसे अभी आप पिछले लेसन में आपने जाना वर्ण के भेद, इस लेसन में आप जान रहे हैं कि शब्द के भेद। अब बारी आती है इसी प्रकार से वाक्य को आपने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, तो इसके भी भेद होंगे।
जिससे इसका सही और शुद्ध रूप जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, इसको भी हमें जानना है। वाक्यों में जिनके विषय में हम बात करते हैं, वाक्यों में जिसके विषय में हम बात करते हैं वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य जो कुछ भी कहता है या करता है वह विधेय कहलाता है। एक बार हम फिर से इसको समझाएंगे कि वाक्य में जिनके विषय में हम बात करते हैं, यानी जिनके द्वारा क्रिया की जाती है, वह उद्देश्य कहलाता है, और उस उद्देश्य के द्वारा किया गया जो कार्य होगा, उसने जो कुछ भी क्रियाएं की होंगी, वह विधेय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं वाक्य में अखबार पढ़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया गया? पिताजी के द्वारा। तो पिताजी उद्देश्य हो गए। अब पिताजी ने क्या कार्य किया? अखबार पढ़ने का कार्य किया। तो पिताजी यानी उद्देश्य के बाद शेष जितना भी बचता है वाक्य, वह हमारा विधेय के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से माँ खाना बना रही है में खाना बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? माँ के द्वारा किया गया। तो माँ शब्द उद्देश्य हो गई, और माँ ने कौन सा कार्य संपन्न किया? खाना बनाने का कार्य पूरा किया, संपन्न किया। तो माँ खाना बना रही है वाक्य में माँ को छोड़ करके खाना बना रही है, जो वाक्य हमारा बचता है वह विधेय कहलाता है। अब बारी आती है विशेष प्रश्नों की। तो विशेष प्रश्न क्या होते हैं ये भी जानना है। विशेष प्रश्न जो होते हैं वह पाठ से ही लिए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी समझाया है। इन प्रश्नों को आप रफ कॉपी में लिख करके याद करने का अभ्यास करिए, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके। विशेष प्रश्न में पहला आता है, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है, व्याकरण जो हमारा होता है वह शुद्ध नियमों पर आधारित होता है, अर्थात इसमें जो सार्थक शब्दों का जो प्रयोग होता है, सार्थक शब्दों का जो वाक्य बनता है वही व्याकरण अपनाता है। जो निरर्थक होगा उसको व्याकरण स्वीकार नहीं करता है, इसलिए सार्थक शब्दों का ही केवल प्रयोग व्याकरण में किया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रत्येक वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का वर्णन होता है। हम कितनी भी बातें कर लें, किसी के भी बारे में कर लें, या तो वह किसी व्यक्ति के बारे में होगा, या किसी वस्तु पर आधारित होगा, या किसी स्थान पर कहा जाएगा। अन्य किसी भी विषय पर हम बात नहीं करते हैं। हम जो भी बातें करेंगे या तो किसी व्यक्ति से संबंधित होगा, किसी वस्तु से संबंधित होगा, या किसी स्थान से संबंधित होगा। तीसरा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, यानी वाक्य में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अभी हमने शब्द के उदाहरण में आपको समझाया कि वाक्य के उदाहरण में हमने आपको समझाया कि चारू खाना खा रही है में 5 शब्दों का मेल करके एक वाक्य का निर्माण किया गया है। तो ये 5 शब्द 5 पद के नाम से जाने जाते हैं, यानी शब्दों को पद भी कहा जाता है। जब वाक्य में शब्दों की गणना की जाती है, गिनती की जाती है, तो उनको पद के नाम से भी जानते हैं। यानी चारू खाना खा रही है में 5 शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि चारू खाना खा रही है में 5 पदों का प्रयोग हुआ है। यानी शब्द को पद भी कहा जाता है।
चौथा प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। जैसे शब्द का अर्थ होता है, उसी प्रकार से वाक्यों का भी अर्थ होता है। अगर शब्दों का सही प्रयोग नहीं होता है तो वो निरर्थक कहलाते हैं। इसी प्रकार से वाक्य का अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो निरर्थक वाक्य हो गया, यानी उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वाक्य वही प्रयोग में लाए जाते हैं जो सार्थक हो, उनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। बिना अर्थ के कोई भी बात किसी की समझ में नहीं आ सकती है। पांचवा प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य अनेक पदों से मिलकर बनता है। शब्द तो वर्णों के मेल से बनता है, ये आपने जाना कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों का मेल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या इससे भी अधिक कभी कभी हो जाते हैं। कुछ लंबे अक्षरों के मेल से लंबे लंबे शब्दों का निर्माण भी किया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वाक्य अनेक शब्दों यानी पदों से मिलकर बनता है। कभी भी वाक्य का निर्माण एक शब्द से नहीं किया जा सकता है, यानी एक वाक्य को कहने के लिए उसमें भी कई पदों यानी कई शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी शब्दों का मेल करने से ही वाक्य का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन 3 शब्द और वाक्य कंप्लीट होता है। अब इसके बाद से अब बारी आती है एक्सरसाइज की, जो हम आपको PDF बना करके देंगे। फिर भी एक तौर से इसको हम समझा देते हैं। शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा दिया गया है। वर्णों के मेल से जो निर्माण होता है वो शब्द कहलाता है। जैसा कि आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। उदाहरण देना है तो उदाहरण जो आपका चित्र के साथ दिया है, न प्लस ल नल, ह प्लस ल हल, इस तरह से आप दे सकते हैं। वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य की परिभाषा आपका जस्ट बगल वाले पेज पर दिया गया है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसका भी उदाहरण पूछा है, तो चारू खाना खा रही है, उदाहरण में लिखा जा सकता है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य बनाने का जो है ये हम आपको PDF में देंगे ही, लेकिन इसको आप खुद से अगर रफ कॉपी पे करेंगे तो वो और आसानी से आपकी समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे कुछ अधूरे शब्दों के प्रथम वर्ण दिए गए हैं। चित्र देखकर उन शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे प दिया गया है, चित्र में पतंग बना है, तो यहाँ पे हमको तंग भरना है। इसी प्रकार से बादल का चित्र दिया है, बा लिखा है, द और ल हम लिख देंगे बगल में। किताब में की दिया है, ता और ब भर देंगे। साबुन में सा दिया है, बू और न भर देंगे। और इसी प्रकार से रोशनी में रो दिया है, श और नी हमको लिखना है। सही उद्देश्य चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। इसमें उद्देश्य यानी कर्ता के द्वारा जो कर्ता वाले जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। में ठंड लगती है, ठंड हमें कब लगती है, सर्दियों में। राम के भाई थे, कौन थे, लक्ष्मण। धीरे धीरे कौन चलता है, कछुआ। कपड़े कौन सिलता है, दर्जी। और कक्षा में कौन पढ़ा रहे हैं, अध्यापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। अंकिता गीत गा रही है में उद्देश्य हो गई अंकिता, और बाकी जो बचा वो विधेय। पंडित जी हवन कर रहे हैं में पंडित जी उद्देश्य, और बाकी का वाक्य विधेय। राहुल नाच रहा है में राहुल उद्देश्य, और बाकी जो बचता है विधेय। माँ खाना बना रही है में उद्देश्य माँ हो गई, और बाकी का जो बचता है वो विधेय में चला जाएगा। तोता मिर्ची खा रहा है में तोता जो शब्द है वो उद्देश्य, और बाकी के वाक्य जो बचते हैं वो विधेय कहलाएंगे। शब्द सीढ़ी में ये आप अलग अलग शब्दों के प्रयोग से इसको आप भर सकते हैं। निरर्थक शब्दों के क्रम को बदल करके सार्थक बनाना है। जैसे राबेस दिया है तो सवेरा, तरे दिया है तो रेत, टाना का नाटा, रीप का परी, रभी का भीड़, आछुक का कछुआ, चिरमी का मिर्ची, रेकला का करेला, तंपक का पतंग और मिश्रक का श्रमिक।
तो इस तरह से ये शब्द आप अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। आज का होमवर्क हम आपको देते हैं। होमवर्क आप नोट कर लीजिए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जो प्रश्न नंबर 2 दिया है ये आप रफ कॉपी में करने का अभ्यास कीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।